Hello friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey. ये मेरा सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही पार्ट 1 और कवर कराया था, जिसमें मैं उसका सिर्फ एक टॉपिक कर पाई थी। तो हमने उस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा था उसकी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को रिकॉल करने के बाद हम उसके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। ये बात हमने पहले ही पढ़ ली थी कि यूरोप की हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ अ लैंडमार्क. It means it is a very important part of the European history. So it is very important to learn the French Revolution before knowing about the European history. यूरोपियन हिस्ट्री, तो ये तो हो गई यूरोपियन हिस्ट्री की बात। अब उसके बाद हमने पढ़े थे कि कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। तो टॉपिक्स, पहला टॉपिक जो हमने किया था पिछले वीडियो में वो था फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, जिसमें हमने पढ़ा था कि 18th सेंचुरी के अंत में फ्रांस की सोसाइटी के क्या हालात थे, वो चीज़ हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि लुइस 16 जो कि बॉर्बन डायनेस्टी के थे वो वहाँ पे रूल करने लगे 1774 में, और वो जब रूल करने आए थे तो उनको खाली खजाना मिला था, यानी शहर के पास कुछ भी नहीं था। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि बहुत सालों तक शहर ने लड़ाई लड़ी थी अमेरिकन कॉलोनीज को आज़ादी दिलाने के लिए, जो कि ब्रिटेन के अधीन था। अब लड़ेंगे कोई भी लड़ाई तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए, वॉर के लिए इक्विपमेंट्स, हमारे सोल्जर्स का खर्च, इस तरह से उसकी ट्रेजरी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। और यही रीज़न है कि लुइस 16 को एम्प्टी ट्रेजर मिला। और हमने ये भी पढ़ा था कि लड़ाई लड़ने की वजह से उनके ऊपर पहले से तो 2 बिलियन लिवर्स का डेप्ट था, उसके ऊपर एक और बिलियन लीवर्स का डेप्ट बढ़ गया, और कर्जदारों ने भी, जिन्होंने उन्हें कर्ज दिया था, वो भी उन पे अब इंटरेस्ट लगाने लगे। 10% इंटरेस्ट था वो। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फ्रेंच सोसाइटी में उस वक्त बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी। फ्रेंच सोसाइटी को 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया था, जो कि था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में होते थे क्लर्जी, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट्स, यानी आम पीपल थर्ड स्टेट में होते थे। तो सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा कि बर्डन थर्ड स्टेट पे पड़ता था। फर्स्ट स्टेट को बाय बर्थ उन्हें बहुत सारे प्रिविलेज मिलते थे, सेकंड स्टेट के साथ भी कुछ ऐसा ही था, बल्कि थर्ड स्टेट्स को उनको ज़्यादा ही टैक्स देना पड़ता था। ये चीज़ हमने पढ़ी कि थर्ड स्टेट पे कुछ ज़्यादा ही बर्डन था टैक्स का। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फ्रांस में कुछ ऐसे हालात हो गए थे जिसकी वजह से सरवाइव करने के लिए भी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा था। क्यों, एक बार याद कर लेते हैं। 1715 से लेकर 1789 के पीरियड में अचानक ही फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा जल्दी इंक्रीज हुई। अब ये बात आप ध्यान दीजिए कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो इंसान को खाना चाहिए, वो उसकी बेसिक नीड है। तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो डिमांड भी फूड की ज़्यादा बढ़ गई, जबकि फ्रांस में जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादा नहीं बढ़ा। अब प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्रेड कम थी, इसीलिए ब्रेड का प्राइस बढ़ा दिया गया। एक तो थर्ड स्टेट्स पे पहले ही इतना बर्डन, अब उनका बेसिक नीड जो कि ब्रेड है उस पर भी इतना ज़्यादा उन्हें कॉस्ट देना पड़ रहा था। तो ऐसे हालात आ गए थे कि वहाँ पे सबसिस्टेंस क्राइसिस के हालात आ गए थे। Subsistence crisis is an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered, and in this case, the basic mean is the bread. Price of bread has increased too much that people are just unable to afford it. तो ये तो हो गया कैसे उन्हें जीने के लिए भी स्ट्रगल करने पड़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक नया क्लास इमर्ज हो गया था, मिडिल क्लास। फिर हमने पढ़ा था कि अचानक में लोग पढ़े लिखे होने लगे, क्योंकि थर्ड स्टेट में हमारे लॉयर्स भी थे, कोर्ट ऑफिशियल्स भी थे। अब ये लोग कोई ऐसे ही तो बन नहीं गए होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, इन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो अब इन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है, तो अब इन्हें ये भी पता चल गया कि हाँ, हमारे साथ गलत हो रहा है, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तब वो लोग थोड़ा शांत थे, पर फिर अचानक से हालात और ख़राब हो गए फ्रांस के। तो फिर लुइस 16 ने डिसाइड किया कि वो टैक्स और बढ़ाएंगे। अब एक तो पहले ही इतना टैक्स, ऊपर से और टैक्स की बात सुनने पे ही थर्ड स्टेट वाले भड़क गए, और फिर उन्होंने सोचा कि हाँ भाई, हम रिवॉल्यूशन करेंगे।
तो अब हम पढ़ने वाले हैं द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी कैसे रेवोल्यूशन की स्टार्ट हुई। सो ऑन 5th May 1789, Louis XVI called for an assembly of the States General to pass the proposals for new taxes. 5 मई 1789 को लुइस 16, जो कि उस वक्त फ्रांस के राजा थे, उन्होंने एक असेंबली बुलाई स्टेट्स जनरल के। अब स्टेट जनरल्स कौन होते हैं? एक पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 states सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी इसमें तीनों स्टेट में, तीनों यानी फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो उन्हें बुलाया गया 5 मई 1789 को। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट्स, तीनों स्टेट्स ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव बुलाए। तो सारे रिप्रेजेंटेटिव गए तो वो अपने अपने पक्ष की बात रखे वहाँ पे। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, यानी फर्स्ट और सेकेंड स्टेट दोनों ने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे, हु वेयर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन द 2 साइड, यानी वो लोग आमने सामने बैठे थे। अब फिर आती है थर्ड स्टेट की बारी। थर्ड स्टेट सेंट 600 रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी, इसी वजह से उन्होंने 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजे। दे वेयर मोर प्रोस्पेरस एंड एजुकेटेड देन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट मेंबर्स, बट दे फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड हैड टू स्टैंड एट द बैक। वी न्यू that they first and second state have got privilege by the birth, so उनकी एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं होती थी, उनको उनके स्टेट के हिसाब से प्रमोशन दे दी जाती थी। अब ऐसी प्रमोशन, और थर्ड स्टेट वाले तो अपने बलबूते पे बने हैं, तो वो ज़्यादा एजुकेटेड थे उनके रिप्रेजेंटेटिव, पर फिर भी उन्हें उस असेंबली में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा और उन्हें पीछे भेज दिया गया, जबकि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट आमने सामने बैठे थे। यानी डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हुआ? थर्ड स्टेट। अब ये तो भाई गलत है, तुम पैसे भी इनसे ले रहे हो और डिस्क्रिमिनेशन भी इनके साथ कर रहे हो, बात तो गलत हो गई ना। Peasants, artisans and women were denied entry to the assembly, but they sent their demands and grievances through representative. अब इस असेंबली में, कौन सी असेंबली? स्टेट्स जर्नल वाली जो असेंबली हुई थी, उसमें सबने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे। फिर भी वहाँ पे पीजेंट्स, आर्टिशंस और वुमेन को आना अलाउड नहीं था, पर इन्होंने भी अपनी बात रखने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव से उनकी बात बता दी कि इस बात को आप हमारी सामने रखिएगा। आगे देखते हैं। The members of the third state demanded that voting should be conducted by taking assembly as a whole, where each member should have 1 vote. थर्ड स्टेट वाले समझदार थे, तो उन्होंने कह दिया कि वोटिंग जो होनी चाहिए वो पूरे असेंबली के लोगों के साथ होना चाहिए और इक्वालिटी का भी ध्यान होना चाहिए, यानी 1 member कैन ओनली गिव 1 vote, यानी ये इक्वालिटी होनी चाहिए। But the king rejected this proposal and members of the third state walked out of assembly in protest. अब राजा को गुस्सा आ गया, भाई ये बात तो गलत है, राजा को ऐसा लगा, बट वो बात सही थी, तो राजा को गुस्सा आ गया और उसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अब थर्ड स्टेट वाले आ गए गुस्से में, तो वो असेंबली से बाहर निकल गए और प्रोटेस्ट करने लगे। अब आती है नेशनल असेंबली ऑफ थर्ड स्टेट, यानी थर्ड स्टेट ने अपनी एक नेशनल असेंबली बनाई। देखते हैं क्या हुआ उसमें। On 20 June 1789, डेट याद रखना, the representative of the third state assembled in the hall of an indoor tennis court in Versailles, यानी वर्सिलिस में एक टेनिस कोर्ट था, उसमें जमा हुए थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव। On which day? 20 June 1789. They declared themselves as a national assembly. उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव ने। They also declared to draft a new constitution for France that would limit the powers of the monarch. उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे फ्रांस के लिए, जिसमें मोनार्की को खत्म कर दिया जाएगा, यानी राजा वाला शासन खत्म, लोग खुद से अपना लीडर चूज कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। The representative of the third state were led by Mirabeau एंड अब्बे साइज। अब ये दोनों लोग जो थे वो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे। मीराबेऊ वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली, नोबल फैमिली यानी कि सेकेंड स्टेट, तो मीराबेऊ जो थी वो सेकेंड स्टेट के थे।
बट डिस्कार्डेड हिज फ्यूडल प्रिविलेज, यानी जो उन्हें प्रिविलेज मिले थे बाय बर्थ, उन्होंने उसे इनकार कर दिया कि मैं जो लूंगा अपने हक का लूंगा, मैं मतलब जन्म से मुझे कोई प्रिविलेज नहीं चाहिए, बिकॉज ही वॉज बोर्न इन अ नोबल फैमिली। अब्बेसीज वॉज ओरिजिनली अ प्रीस्ट, जबकि अब्बेसीज एक प्रीस्ट ही थे। ही रोट एन इन्फ्लुएंशियली पैम्फलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट, उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था, उसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, यानी ये थर्ड स्टेट है क्या, वो अपनी बात जाहिर कर रहे थे उसमें। अब अगला टॉपिक है रिवॉल्ट स्टार्ट्स एट द बैस्टिल, यानी बैस्टिल में रिवॉल्ट स्टार्ट होने लगा। इन फ्रांस ड्यू टू सेवर विंटर हार्वेस्ट वॉज सेवरली अफेक्टेड, अब फ्रांस में उस साल सर्दी जरा ज्यादा पड़ गई थी, इसी वजह से फसल जो है वो बहुत ज्यादा ही अफेक्ट हो गई थी। विच लेड टू द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ब्रेड, जिसकी वजह से ब्रेड का दाम उन्होंने बढ़ा दिया। ब्रेड क्या है, बेसिक नीड, बेसिक नीड को जब इतना मुश्किल कर दिया तो लोग तो गुस्सा होंगे ही। द बेकर्स एक्सप्लॉइटेड दिस सिचुएशन एंड स्टोर्ड सप्लाईज आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन रेड द शॉप्स, यानी इतनी सिचुएशन खराब हो गई कि लोग घंटों वेट करते थे लाइनों में ब्रेड खरीदने के लिए बेकरी से। On 14 July 1789, an agitated crowd destroyed the Bastille, यानी 14 जुलाई को बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई बैस्टिल में। The Bastille was hated by all French people as it symbolized the dominating power of the king. सब लोग इस बैस्टिल से नफरत करते थे, मतलब सारे फ्रांस के लोग, यानी कि फ्रेंच पीपल। क्यों? क्योंकि वो राजा के पावर्स को और बढ़ाता था। In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired the gang of robbers to destroy the ripe crops. यानी rumors मतलब अफवाह। अब गांव में अफवाह फैल गई एक गांव से दूसरे गांव कि राजा ने कुछ रॉबर्स का गैंग को हायर किया है कि वो पके हुए क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते। आफ्टर हियरिंग दिस rumor, peasants attacked चैटेयू इन मेनी एरियाज इन फ्रांस। अब ये चैटेयू क्या है, कैसल, ठीक, कैसल सॉरी। सो ये बात सुनते ही लोगों ने कैसल पे हमला कर दिया, गुस्सा आ गया, अटैक कर दिया। द पीजेंट्स लूटेड स्टोर्ड ग्रेन एंड बर्न डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल ड्यूज, यानी पीजेंट्स को अब गुस्सा आ गया कि वो हमारी राइप क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो पीजेंट्स को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने सबसे पहले तो अटैक किया और उसके बाद जो स्टोर्ड यानी ग्रेन, पहले से जो अनाज स्टोर किया हुआ था उसे लूट लिया, और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें सारे ड्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन थी उसे भी जला दिया। ड्यू टू ऑल दीज अ लार्ज नंबर ऑफ नॉबल्स मूव टू नेबरिंग कंट्रीज, अब खतरे वाला सीन पैदा हो गया, इसी वजह से बहुत सारे नोबल्स यानी सेकेंड स्टेट वाले जो है वो आसपास के देश में जाने लगे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि फ्रांस की हालत अब बहुत खराब हो चुकी है, थर्ड स्टेट वाले कभी भी भड़क के कुछ भी कर सकते हैं। अब आता है एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, यानी जो स्पेशल प्रिविलेज मिल रही थी, किसे मिल रही थी, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट, यानी कि क्लर्जी और नोबल्स को। तो फिर अब इसका खत्म होने, इसका अंत कैसे हुआ वो देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट ऑन 4th अगस्त 1789, 4th अगस्त, यानी जो रिवॉल्ट हुआ था 4 अगस्त 1789 को, उसी का रिजल्ट था ये। फ्रांस अंडर लुइस 16 पास द लॉ फॉर एबलाइजिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। तो जो 4 अगस्त 1789 को हुआ था रिवॉल्ट, उसी का रिजल्ट था कि जो लुइस 16 थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो ये फ्यूडल सिस्टम, ऑब्लिगेशंस और टैक्सेस जो थे इसको खत्म कर देंगे। द मेंबर्स ऑफ क्लर्जी वेयर ऑल्सो फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेज, और जो क्लर्जी के मेंबर थे उनको भी फोर्स किया गया, यानी फर्स्ट स्टेट वालों को फोर्स किया गया कि तुम अपनी प्रिविलेज छोड़ो। आगे देखते हैं। So, the next point is, tithes were abolished and lands owned by the church were seized by authority. अब ये tithes क्या है? Tithes was a taxes levied by the church. अभी हमने पढ़ा था पिछले पेज पे कि 1/10 ले लेते थे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, तो इस टीथे को अबॉलिश किया गया, मतलब खत्म किया गया। और चर्च वालों को हमने ये भी पढ़ा था कि उनको लैंड ऐसे ही दान दे देते थे
फर्स्ट स्टेट वाले हैं, खुश रखना ज़रूरी है, इसीलिए तो वो ज़मीन जो भी उन्हें मिली थी वो सारी उनसे अथॉरिटी ने छीन ली यानी सीज कर दी. बाय दिस द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स, और इसकी वजह से 2 बिलियन लीवर्स का सामान गवर्नमेंट के पास पहुंचा. अब ये तो बात हुई कि प्रिविलेज कैसे खत्म हुए. अब देखते हैं कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बना, यानी आधा कॉन्स्टिट्यूशनल और आधा मोनार्की. द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर की थी, उसके रिप्रेजेंटेटिव ने, और फिर वो लोग अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में शुरू हो गए थे. तो अब वही कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में ख़त्म हो गया. इसका मेन ऑब्जेक्टिव यानी जो मेन पॉइंट था, इस मेन पॉइंट ऑफ व्यू वो ये था कि राजा की पावर्स को हम ख़त्म कर दें और लोगों का खुद के पास हक हो, कि सबसे बड़ी जनता हो. So, now the powers were separated and assigned to different institutions like the legislature, executive और judiciary. ये 3 वर्ड्स आपने सिविक्स में क्लास 7th में ही पढ़े होंगे कि गवर्नमेंट को स्मूथली रन करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी. तो फ्रांस वालों ने भी यही किया कि डिवाइड कर दिया इन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. दिस चेंज ऑफ पावर्स मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब यही चेंज हुआ जिसकी वजह से फ्रांस बन गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी 50% कॉन्स्टिट्यूशनल एंड 50% इज मोनार्की. आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे मोनार्की पूरी तरह से खत्म हो गई. सो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है लॉज मेड बाय नेशनल असेंबली. अब ये जो नेशनल असेंबली थी थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव की, इन्होंने कौन कौन से लॉज बनाए थे. Under the new constitution, the laws were to be made by the National Assembly. यानी जो नया कॉन्स्टिट्यूशन थे उसमें जो लॉज थे वो सारे नेशनल असेंबली ने ही बनाया था. The assembly was indirectly elected. It is active citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly member. यानी indirectly, not directly, indirectly assembly जो थी वो वोटेड से बनी थी, क्योंकि जो एक्टिव सिटीजन्स थे यानी जो अपने बारे में जानते थे कि हाँ ये मेरा हक है, मुझे इसके लिए लड़ना है, जो अपने हक को, अपने ड्यूटीज़ एंड अपने रूल्स के बारे में जानती थी कि क्या राइट्स है और क्या ड्यूटीज़ है, वो थे एक्टिव सिटीजन्स. तो उन्होंने कुछ ग्रुप चूज़ किया इलेक्टर्स का, जो इलेक्शन में खड़े हुए थे उनके ग्रुप को चूज़ किया, और फिर वही ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स ने चूज़ किया कि कौन असेंबली का मेंबर बनेगा. तो इस तरह से नेशनल असेंबली तैयार हुई. द हाईलाइट्स ऑफ द चेंज सिस्टम वेयर, यानी जो सिस्टम चेंज हुआ उसके क्या हाईलाइट्स थे, व्हाट वेर द मेन पॉइंट्स दे वांटेड टू हाईलाइट इन द न्यू फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. सो लेट्स सी व्हाट वेर देयर. Men who were above 25 years of age and who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizens. It is, they had right to vote. The remaining men and all women were classed as passive citizens. तो अब इन्होंने फ्रांस के सिटीजन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. एक थे एक्टिव सिटीजन और एक थे पैसिव सिटीजन्स. एक्टिव सिटीजन्स वो हैं जिनकी एज सिर्फ मेन थे इसमें, जिनकी एज 25 ईयर से ज़्यादा है और वो इतना टैक्स देते हैं जिससे हम 3 दिन का एक लेबर का वेज दे सके, तो वो कहलाएंगे एक्टिव सिटीजन्स. और उन्हें वोट करने का राइट था, यानी सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स हैड राइट टू वोट. द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वेयर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स. बचे हुए मैन और सारी औरतें जो थी वो कहलाते थे पैसिव सिटीजन्स. सो दिस वॉज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ सिटीजन्स. टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर and then as the member of the assembly, a man had to belong to the highest group of taxpayers. अब किसी को इलेक्टर बनना है और या फिर असेंबली का मेंबर, तो उसे टैक्स पेयर यानी जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं उनके ग्रुप से बिलोंग करना पड़ता है. यानी टैक्स की बात पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे थे, उसी पे सिटीजन्स को भी डिवाइड किया और उसी से इलेक्टर को भी चूज़ किया. This constitution began with a declaration of the rights of man and citizen, such as right to life, freedom of speech, freedom of opinion and equality before life. यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो शुरू हुआ तो उसमें शुरू में जो राइट्स थे वो कुछ इस प्रकार थे: राइट टू लाइफ,
फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी जो हमारे दिल में है वो बात हम कह सकते हैं, यानी उस बात को प्रकट करने का हमें राइट है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपना सुझाव देने का भी हमारे पास फ्रीडम है। एंड इक्वलिफाई बिफोर लॉ, यानी लॉ के आगे सब इक्वल है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। These were stabilized as natural and inalienable rights. अब ये थे वो natural rights थे, and it was the duty of the state to protect these rights. और ये state की duty है कि वो अपने citizens के rights को protect करे। तो अब मैंने आपको जितना पढ़ाया उसका एक short सा question as a point. So, how many American colonies got independence by the help of Louis XVI? First part में पढ़ा था कि 13 colonies थी जिनको फ्रांस और लुइस 16 की वजह से आज़ादी मिली। हाउ मच डेप्ट वॉज इंक्रीज बिकॉज ऑफ द वॉर इन फ्रांस, यानी फ्रांस में जो लड़ाई लड़ी उसकी वजह से उनका डेप्ट कितना बढ़ा? सो 1 बिलियन लिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डायरेक्ट टैक्स ऑफ द थर्ड स्टेट इन टू द स्टेट इन द फ्रेंच सोसाइटी। सो द नेम ऑफ द टैक्स वॉज टीथे। हु फॉर्म द नेशनल असेंबली इन फ्रांस इन 1789? So it was third state's representative who formed the National Assembly in 1789. In the Constitution of 1791, the powers were divided among legislative, executive and judiciary. So there is an question asking about whose duty was it to protect each citizen's natural right. So it was the duty of the state to protect each citizen's natural right. सो ये तो था हमारा पार्ट 2 जिसमें हमने ये पढ़ा कि कैसे फ्रांस बन गया 50% कॉन्स्टिट्यूशनल एंड 50% मोनार्की। अब अगले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे फ्रांस कंप्लीटली उसने मोनार्की को अबॉलिश कर दिया। सो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। विश यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।